हम लोग बात कर रहे थे आपका इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसका कर्तव्य क्या है और साथ ही साथ उसे इन्वेस्टिगेशन करने में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसने कहा था कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो मेयर क्लर्क नहीं है, ठीक है। 107 पैरा में उसने कहा था कि उसे देखना चाहिए कि वॉट एवर द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस आर डिपोजिंग, जो कुछ वो कह रहे हैं वो कितना सच हो सकता है। कोई प्रदम्शन नहीं है, कोई उपधारणा नहीं करेगा वो कि कंप्लेनेंट इसने एफआईआर लिखाई तो ये सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का है और जो कुछ ये कह रहा है सच ही है। हाँ, ये ठीक है कि अगर एक बार जो अभियुक्त गण है उनके प्रथम दृष्टया दोषी होने का एविडेंस उसे मिल रहा है और वो सेटिस्फाइड है, तो उसे ये सुविधा है कि वो डिफेंस के लिए एविडेंस क्रिएट करे और खोजे। ये उसकी, ठीक है, न तो ड्यूटी है और न कर्तव्य है। इसके लिए विचारणा में है अभियुक्त की परीक्षा। इसके उपरांत अभियुक्त गण को मौका मिलेगा जो कुछ वो अपने बचाव में कहना चाहते हैं वो कहें, बट इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अफसर। लेकिन हाँ, ये भी है कि उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि अभियुक्त गणों की दोष सिद्धि ये उसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि सत्य का अनावरण और सत्य का उद्घाटन यही उसका लक्ष्य है। तो हम लोगों ने 107 पैरा से लेकर 112 तक बात की थी। इसी कड़ी में आगे 113 है। वो ये कह रहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट है या कोई रेलवे के अधिकारी है और उन्हें अभियुक्त के रूप में या साक्षी के तौर पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, तो ये ठीक है कि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर से कानून ये अपेक्षा नहीं करता, धारा 66 सीआरपीसी उसके अंतर्गत, कि वो जो सुपीरियर ऑफिसर हैं किसके, इस पब्लिक सर्वेंट के या इस रेलवे अधिकारी की जिसकी उपस्थिति उससे चाहिए है एज ए विटनेस या एज ए अक्यूज, इन लोगों के सुपीरियर अफसर को वो सम्मन भेजे, ऐसी बाध्यता नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के लिए। अंतर्गत 160 सीआरपीसी वो इंपावर्ड है कि जिससे वो पूछताछ करना चाहता है अपराध के संबंध में। 113 उसे वो बुला सकता है अपने समक्ष, लेकिन फिर भी कम से कम कठिनाई ये लोक व्यवस्था में उत्पन्न हो, ये सभी का कर्तव्य है। इसे पैरा संख्या 113 ये अपेक्षा करता है कि इफ द पब्लिक सर्वेंट, एनी पब्लिक सर्वेंट और ऑफिसर ऑफ द रेलवे आर रिक्वायर्ड by the investigating officer as a accused or as a witness, then generally the investigating officer should inform to the superior officer of that those persons, ठीक है, ताकि अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा सके, क्योंकि उनके जो ड्यूटीज हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनका संपादन लोक व्यवस्था के हित में आवश्यक है। इसलिए पैरा संख्या 113
ठीक है, और उस पैरा संख्या 113 का पैरा 1 ये अपेक्षा कर रहा है कि इन्फॉर्म कर दें इन्वेस्टिगेटिंग अफसर सुपीरियर ऑफिसर्स को, ठीक है। और इस 113 का पैरा संख्या 2 यानी पैरा संख्या 113 का पैराग्राफ 2 वो इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स जब भी न्यायालय के द्वारा आहूत किए जाएं, तो आपको मालूम होना चाहिए, इससे एक चीज हम हमेशा कहते हैं और हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि न्यायालय राजा नहीं हो गया है। हाँ, इस समय वो जिस शक्ति का उपयोग कर रहा है वो राजा की ही शक्ति है, इसलिए इस समय वो सर्वोच्च है, इस समय वो सर्वोच्च है, क्योंकि राजा की 3 शक्तियां, ठीक है। राजा ही पहले न्याय के समक्ष व्यक्ति को उपस्थित करता था, नहीं, राजा ही अपने समक्ष व्यक्ति को उपस्थित करता, क्योंकि राजा ही न्यायाधीश था, राजा ही सरकार था और राजा ही विधायिका था। तो राजा स्वयं एक हैसियत में व्यक्ति को पकड़कर स्वयं अपने ही समक्ष दूसरी हैसियत में उपस्थित करता था। अब वो तीनों शक्तियां डिवाइड हैं, तो न्यायालय राजा ने शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, इस समय वो सुपीरियर है। इसलिए जो कार्यकारी लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो सब इस समय उसे सपोर्ट करेंगे। पहले राजा ही राजा के समक्ष यानी एक हैसियत में अपराधी को पकड़ता था और दूसरी हैसियत में अपने ही समक्ष उपस्थित कर लेता था। इससे कोई छोटापन बड़ापन ये नहीं आता, क्योंकि इस समय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये चल रहा है और वो राजा में शक्ति है। दैट इज व्हाई ये अपेक्षा की गई है कि व्हेनेवर द कोर्ट विल रिक्वायर the attendance of a police officer, then they must attend the court, and it is the duty of their superior officer that they should relieve them. काहे के लिए? For the attendance in the court. और यहां यह भी लिखा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी न्यायालय ने रिक्वायर किया और आप नहीं पहुंचे, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे आपसे, और विद इन 15 डेज डिफॉल्टिंग ऑफिसर यानी जिसे न्यायालय ने अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया था, वह एक्सप्लेनेशन देगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और वो एक्सप्लेनेशन अगर नहीं देता है तो मामला रेफर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुपीरियर ऑफिसर है जिले में पुलिस का, वो इंट्रीज करेगा, ठीक है ना। और जब कभी प्रमोशन आदि की बात आएगी तो वो सारी इंट्रीज पढ़ी जाएंगी। ये पैरा संख्या 113 कह रहा है, ठीक है। आप देखें क्या कहता है, इंक्वायरीज इन विच पब्लिक और रेलवे सर्वेंट आर कंसर्न, ऐसी जांचें जिनमें लोक सेवक या रेलवे के अधिकारी ये संबंधित है, कैसे, आइदर एज अक्यूज और विटनेस, should be so conducted as to interfere as little as possible with their official duties. तो उन जांचों को इस प्रकार से संपादित किया जाएगा कि ताकि कम से कम उनके जो पदीय कर्तव्य हैं उनमें व्यवधान उत्पन्न हो, कम से कम, ठीक है। Although Section 72, now Section 66 of the Code of Criminal Procedure does not compel a police officer to give notice to the official superior of such servant when requiring them either under Section 103, now Section 104 to 8 to attend as witnesses before court, or under Section 160 to appear for examination by the police. Such notice should whenever possible be given, and no police or railway servant should ordinarily be required to leave his duties for the purpose of an investigation until reasonable opportunity has been allowed to his official superior to arrange for his relief. कम से कम हस्तक्षेप ऑफिशियल ड्यूटीज के साथ हो,
कहता है कि जितना मिनिमम संभव, और यह भी ठीक है कि धारा 66 है, जहां सम्मान करने की बात है, सरकारी सेवकों पर सम्मान की तामील कैसे होगी, सीआरपीसी में लिखा है, बीएनएसएस में अन्य कोई धारा होगी। तो वहां पुलिस ऑफिसर को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया गया है कि एज ए विटनेस या एज ए अक्यूज प्रेजेंस चाहिए किसी की तो साफ इन्फॉर्म करें। लेकिन फिर भी जब भी कभी किसी बंद स्थान की तलाशी लेने गए हो, क्योंकि धारा 100 में बंद स्थान की तलाशी ये लेने के लिए इंपावर्ड है पुलिस ऑफिसर, या 160 में आपने किसी को आहूत किया अपने समक्ष पूछताछ है तो आप बाध्य नहीं है। लेकिन जिस काम को आप बाध्य करने को बाध्य नहीं है, यदि उसे करने से सुविधा होती है तो आपको कर लेना चाहिए। इसलिए कहा कि ऑर्डिनरीली आप सुपीरियर ऑफिसर सूचना भी देंगे और इतना समय भी देंगे, खाली सूचना ही नहीं देंगे, क्योंकि फिर सूचना देना निरर्थक है। उसका उद्देश्य क्या? कोई भी काम करने के लिए थोड़ी है, कोई भी काम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। अगर किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही तो फिर क्या बात का काम? तो आप इतना समय भी देंगे कि ताकि सुपीरियर ऑफिसर्स वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर सकें। और आपका जो पैराग्राफ 2 है इसका, वो कहता है पुलिस ऑफिसर शुड अटेंड कोर्ट ऑन द डेट्स फिक्स्ड फॉर देयर अपीयरेंस। पहले सामान्य बात कही उसने कि न्यायालयों में जो उनकी उपस्थिति के लिए तारीखें तय हुई हैं वहां वे उपस्थित रहेंगे। एब्सेंस फ्रॉम कोर्ट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। आगे फिर उसने जोर दिया है, लेकिन जोर उस तरह नहीं दिया है अभी। कहा कि बस इतना ही कहा कि आपकी एब्सेंस हल्के से नहीं ली जाएगी। हल्के से नहीं ली जाएगी तो क्या किया जाएगा? एक्सपेंशन काल होगा। यह भी नहीं कि आपको नौकरी से ही निकाल देंगे, क्योंकि बहुत सारी ड्यूटीज हैं पुलिस के पास, लेकिन हल्के से नहीं लिए जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत कठोर नहीं है तो बहुत हल्का भी नहीं कि हम ओवरलुक कर दें। कम से कम आपसे जैसे कई बार कहते हैं ना कि ठीक है हो गया, लेकिन एक बार बुलाओ तो, जरा सामने तो बुलाओ, देखें कई क्या रहे। ठीक है, ये नहीं चलेगा कि आपने कर दिया और फिर कुछ नहीं और हम ऐसे ही मान जाए, नहीं। ठीक है, सही है, आप एग्जाम देते हैं, नहीं सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, हमारा ही नहीं हुआ, बहुतों का नहीं होता, लेकिन एक बार एक्सप्लेनेशन तो काल होगा। हल्के से तो नहीं लिया जा सकता। ये तो पूछा ही जाएगा कि भाई ये कैसे गलत हुआ, जरा ये बताओ, ये कैसे हो गया। हल्के से तो नहीं हो सकती चीज। ठीक है, तो यही बात यहां पर उसने कही है। उसने कहा कि एब्सेंस फ्रॉम कोर्ट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। The controlling officer granting permission to their subordinate to attend court shall ensure that summons are returned to the court well before the date of hearing. सम्मन 2 प्रतियों जारी होगा, यह लिखा है वहां, और 1 प्रति का निविदान या परिदान सम्मन तामील कराने वाला अधिकारी, ठीक है, उसे करेगा और दूसरे पे रसीद लिखवाएगा, उससे रेसिप्ट लिखवाएगा, और रेसिप्ट किसको वापस आती? कोर्ट को। और इस पैरा कभी पालन नहीं होता, कभी पालन नहीं होता, मीनिंग देयर बाय अक्सर नहीं होता। और जब अक्सर नहीं होता, जब पुलिस को ठीक करना होता है तो कोर्ट यही पकड़ता है। वो कहता है हम पिछली डेट पर तुम्हारा सम्मन जारी हुआ था, वो दे दो हमारा। अब कहते ही तभी वो कहते कि ठीक है, वो कहते सब वो व्यस्त हो गए। वो कहते वो कतई व्यस्त हो गए, हम ये पूछ ही नहीं रहे कि वो व्यस्त हुए, क्यों नहीं आए, हम ये पूछ ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आप जो कागज हमारा ले गए थे यहां से, यानी सम्मान हमसे साइन करा के, वो हमारा वापस दे दो। अब इनके पास होता ही नहीं, जो तो अपने खो दिए, बहा दिए। ठीक है, फिर इनकी वो क्लास लगाते हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें थोड़ा सा ठीक कर देने का काम यहां से होता है, क्योंकि यहां लिखा है कि सम्मान क्या होगा? कोर्ट शुड इंश्योर, ठीक है, अच्छा, कोर्ट शुड इंश्योर दैट सम्मन्स आर रिटर्न टू द कोर्ट
वेल बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग। ठीक है ना, जो सुपीरियर ऑफिसर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सम्मन न्यायालय को वापस हो और डेट ऑफ हियरिंग से पहले वापस हो। ठीक है, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विल मेंटेन ए रजिस्टर in which will be entered the names of that official who did not attend the court on the date fixed। जिन्होंने न्यायालय में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, ऐसे ऑफिसर्स, उनके नाम उसमें लिखे जाएंगे। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विल इमीडिएटली कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफॉल्टिंग ऑफिसर and will submit a copy of the explanation to the court concerned for information within 15 days of the receipt of such complaint। जैसे न्यायालय की शिकायत आई कि अमुक अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ, लिखवाते हैं, लेटर लिखवाते हैं, एसएचओ को लेटर लिखो, एसपी को लेटर लिखो, डीआईजी को लेटर लिखो, आईजी को लेटर लिखो, क्योंकि सुपीरियर ऑफिसर जिम्मेदार है सारी चीजों के लिए। और एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं कि भाई इस डेट पे कहा था, आए नहीं, क्यों नहीं आए। तो ये एसपी की जिम्मेदारी है कि संबंधित से एक्सप्लेनेशन लेकर विद इन 15 डेज में कोर्ट को इन्फॉर्म करें। ठीक है, इफ द एक्सप्लेनेशन इज नॉट सबमिटेड विद इन द पीरियड, अगर आपने नहीं किया पीरियड 15 दिन में एक्सप्लेनेशन, ठीक है, द कोर्ट विल रिपोर्ट द मैटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर नेसेसरी एक्शन। तो न्यायालय, ठीक है, जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट उनको इन्फॉर्म करेगा, काय के लिए, फॉर नेसेसरी एक्शन। कोर्ट नहीं बताएगा क्या एक्शन लेना है, बट फॉर नेसेसरी एक्शन। इसलिए वहां खूब होता है, उन्हें डीएम साहब को चिट्ठी भेजो, कप्तान साहब को चिट्ठी भेजो, खूब वहां लिखी जाती है। ठीक है, इंट्रीज इन द रजिस्टर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। इंट्रीज ऑफ द रजिस्टर मस्ट बी टेकन इनटू द अकाउंट। कब? एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एनुअल रिमार्क्स। जब वार्षिक टिप्पणी की जाएगी आपके चरित्र पर, तो ये इंट्रीज आवश्यक तौर पर देखी जाएंगी। ठीक है, कहता है इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, यानी डीआईजी की, टू एग्जामिन द रजिस्टर एट द टाइम ऑफ देयर इंस्पेक्शन। जब भी वो इंस्पेक्शन करेंगे, ये उनकी ड्यूटी है कि इस रजिस्टर का निरीक्षण वो जरूर करेंगे, ताकि जो कारगुजारी है न्यायालय में उपस्थित न होने के संबंध में वो सामने आ सके। ठीक है, इसलिए वहां नॉर्मली उपस्थित होते भी है, लेकिन नहीं अगर उपस्थित हो रहे, इट इज अ सीरियस मैटर, इट विल नॉट बी टेकन द लाइटली। ठीक है, आगे कह रहा है 114 और 114 पूछते हैं, it is also the duty of the investigating officer that he should make a site plan। ठीक है, जो नक्शा नजरी आप देखेंगे, कचहरी की भाषा में जिसे कहते हैं नक्शा नजरी, यानी फर्स्ट साइट जब पड़ी किस पर, प्लेस ऑफ अकरेंस पर, तो जो नक्शा उभरा, दैट इज, ये वो है, इसीलिए उसे नक्शा नजरी कोर्ट की भाषा में या सामान्य भाषा में कहते हैं। वैसे अंग्रेजी में साइट प्लान बोलते हैं। और वो हर अन्वेषण की डायरी में बना होता है। ठीक है, क्या कह रहा है 114 में, अ प्लान ऑफ द सीन ऑफ अकरेंस शुड बी मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन एवरी केस ऑफ मर्डर, डकैती और इंपॉर्टेंट बर्गलरी एंड इन एनी अदर केस इन विच सच ए प्लान विल हेल्प ए कोर्ट और ए supervising of police officer to a proper understanding of the facts। वो कहता है कि डकैती, मर्डर, ऑल इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ बर्गलरी, यानी भवन घर में घुस के चोरी के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें, हत्या डकैती में, और इन ऑल अदर इंपॉर्टेंट केसेस, और जितने भी महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तथ्यों को ठीक प्रकार से सुपरवाइजिंग ऑफिसर समझ सके या आपका न्यायालय समझ सके, इस दृष्टिकोण से जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उसका एक नक्शा तैयार करेगा। अब देखिए,
नक्शा तैयार करने में हो सकता पुलिस ऑफिसर की एक्सपर्टाइज न हो, ठीक है, क्योंकि नक्शा तैयार करना एक प्रकार का अलग ढंग का काम है। इसलिए पैरा में क्या कहता है, पैरा कहता है अच्छा, इफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज अनेबल टू प्रिपेयर ए प्लान with the necessary accuracy, he should, if possible, have one made by a patwari. A plan should always be signed by the person making it. तो लेखपाल जिसे पहले पटवारी कहते थे, वो तो नक्शे ही बनाता है दिन भर, तो उसका तो एक्सपर्टाइज है इस मामले में, तो उसकी सहायता ये इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ले सकता है। हालांकि लेता वो कभी नहीं, खुद ही बनाता है। और यहां लिखा है इन ऑल अदर इंपॉर्टेंट केसेस, ऐसा कोई मुकदमा ही नहीं जिसमें उन्होंने बनाया ना हो। हमने तो आज 25 साल में ऐसा कोई मुकदमा देखा ही नहीं जिसमें साइट प्लान उन्होंने ना बनाया हो। लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, मान लो नहीं बना तो आप ये कह सकते हैं कि भाई नहीं समझा इंपॉर्टेंट, ठीक है, नहीं बनाया तो इससे इन्वेस्टिगेशन पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है। हालांकि अगला सवाल तब ये आएगा क्यों नहीं इंपॉर्टेंट समझा, ठीक है, अगला सवाल ये आएगा। लेकिन एक रास्ता है, ठीक है, और एक रास्ता है, कब पता लगेगा जब पैरा, ठीक है, आपका 114 ये मालूम हो, तभी तो रास्ता पता लगेगा, नहीं तो पता ही नहीं। अब आप कहेंगे साहब साइट प्लान बनने से क्या सहायता मिलती है न्यायालय को? यह कहा गया कि फांसी लगाई गई है, ठीक है, और दूसरा कहता नहीं, गला दबाव मत डाला, ठीक है। अब डिफेंस कहता है फांसी लगाई, आपका प्रोसिक्यूशन कहता है गला दबाव मत डाला। और जब आप मोदी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन, स्ट्रेंगुलेशन यानी गला अगर दबाया गया तो दोनों के सिम्टमों में ऐसी समानता है कि कई बार यह भी कहा जा सकता है, ये मतलब फैसला करना कठिन होगा कि स्ट्रेंगुलेशन यानी गला दबाया गया है या फांसी लगी है। तो साइट प्लान ये मदद करता है। डिफेंस कहता है कि फांसी लगाई और साइट प्लान कहता है कि फर्श से जो दूरी है उस खूंटी की या उस छत की, ठीक है, जिसमें फांसी लगी बताई जाती है वो इतनी है ही नहीं कि कोई लटक सके। मृतक की जो लंबाई है, और मृतक ने बताया गया साहब जो है बेड पे चढ़ के फांसी लगाई, और बेड इतने फीट ऊंचा है, तो जब बेड इतने फीट ऊंचा है तो गले में फंदा डालेगा, लटकेगा ही नहीं, तो मरा कैसे? अच्छा, फिर कमरे में क्या क्या चीजें, अगर लटक गया, ठीक है, मानिए कमरा छोटा, दीवारें पास पास है, तो फड़फड़ाया होगा, क्योंकि फांसी लगाते समय तो अलग स्थिति है, जब लगेगी तब अलग स्थिति है। तो इधर टकराता उधर टकराता, कुछ चोट वोट लगती, कुछ तो होता, कुछ नहीं है। तो तथ्यों को निर्धारित करने में साइट प्लान से मदद मिलती है, ठीक है। मेडिकल एविडेंस कह रहा है कि जो गोली लगी वहां पर कालिमा नहीं है। जब कालिमा नहीं है तो इसका मतलब दूर से गोली लगी है, ठीक है। अब साइट प्लान ये बता रहा है कि ये अभियुक्त खड़ा था, ये बिल्कुल पास में, ठीक है, तो कालिमा होनी चाहिए, ठीक है। तो कई चीजें हैं जो साइट प्लान से मदद मिल सकती है। इसलिए यहां लिखा है कि if the case has some importance then you must prepare the site plan, ठीक है ना। तो ये पूछ लेता है कि साइट प्लान बनाने के लिए कौन सा पैरा है, तो 114 साइट प्लान बनाने की जिम्मेदारी ये इन्वेस्टिगेटिंग अफसर पर रखता है, ठीक है। आपका कहता है 115 डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, हम लोगों ने एविडेंस एक्ट पढ़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है। तो मृत्युकालिक कथन ये किसी का भी सामने हो सकता है, इनका मजिस्ट्रेट के समक्ष होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष होने पर उसकी विश्वसनीयता
ये प्रथम दृष्टया स्थापित है, हालांकि उसको भी साबित करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्राइमा फेसी उसे अधिक विश्वसनीय माना जाएगा इन रिगार्ड ऑफ, इन कंपैरिजन ऑफ पुलिस ऑफिसर। लेकिन वही जो कहा जाता है कि सब जाए इससे बेहतर कुछ तो बचाई लो, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस प्राप्त नहीं हो सकती, उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में जांच करके प्रमाण पत्र देने के लिए कोई चिकित्सक मौजूद ही नहीं है, सांसें उसकी टूट रही क्योंकि सीरियसली इंजर्ड है, तो पुलिस ऑफिसर स्वयं दो रेस्पेक्टेबल पर्सन्स, ठीक है, उनकी उपस्थिति में डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है। ये 115, ठीक है, हालांकि ये ना हो तो भी कर सकता है, 115 ना हो तो भी कर सकता है, लेकिन 115 पैरा आपको तरीका बता रहा है, ठीक है, कि हाउ द डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी रिकॉर्डेड बाय यू। ठीक है, आपने रिकॉर्ड किया लेकिन 115 के तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपकी विश्वसनीयता घट रही है, ठीक है ना। और एज ए डिफेंस लॉयर आपको यह सवाल करने चाहिए कि पैरा 115 आपको डीडी रिकॉर्ड करने का क्या देता है, तरीका बताता है, और आपने उस तरीके से नहीं किया है, क्यों? और हो सकता है इन्वेस्टिगेटिंग अफसर कहता है बहुत सीरियसली इंजर्ड था इसलिए हमने 307 लगाई, ठीक है, जो अब 109 हो गई। आप कहते सीरियसली इंजर्ड ही नहीं था, तो मामला सीधे 324 का था, ठीक है ना, हर्ट किया गया था भाई 324, तो उसमें बहुत फर्क हो जाएगा। आप ये सवाल कर सकते हैं कि अगर वो बहुत सीरियसली इंजर्ड था तो आप ज्योतिषी तो नहीं थे ना भगवान थे, कि आप ये जानते थे कि ये बच ही जाएगा, ठीक है, अरे भाई मर भी तो सकता है, ठीक है, और जब मर सकता था इसकी संभावना थी, तो एज ए विजिलेंट इन्वेस्टिगेटिंग अफसर व्हाई यू हैव नॉट एंजॉय दैट पावर विच इज गिवन टू यू अंडर पैरा 115 फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, वो नहीं मरता, ठीक है, तब डाइंग डिक्लेरेशन का जो यूज होता, ठीक है, वो कैसे होता 162, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा है, लेकिन आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्यों? और मेरा जो सजेशन है, मेरा जो स्पष्टीकरण है, इसलिए नहीं किया आपने क्योंकि सीरियस ही नहीं था, आपको मालूम था ये तो 324 का सिंपल मामला है, वो तो आप जानबूझ कर 307 का बनाए दे रहे थे, ठीक है ना। तो इस ढंग से भी इन चीजों के उपयोग होते हैं, तो इसके लिए जरूरी यह है कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज रिक्वायर्ड एंड इन व्हाट मैनर ही हैज बीन रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। देखो क्या कहता है, द ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ए केस in which a person has been so seriously injured that he is likely to die, वो लगभग मरने ही वाला है, before he can reach a dispensary where the dying declaration can be recorded, ठीक है ना, उसे अस्पताल तक ले जाने का समय नहीं है जहां ठीक से उसका रिकॉर्ड किया जा सके, ठीक है, रिकॉर्डेड should himself record the declaration at once in presence of two respectable witnesses obtaining the signature or mark of the declarant and witnesses at the foot of the declaration। अंत में जिसने मृत्युकालिक घोषणा की है उसके और साक्षियों के हस्ताक्षर आपको लेने चाहिए और एट वंस रिकॉर्ड करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा 115 में हुई है। 116, ठीक है, कहता है 116 भी खूब इंपॉर्टेंट है, 114, 115, 116 इससे खूब सवाल बनते हैं कि अगर साक्षियों से पहचानवाना यह आवश्यक है, यानी आइडेंटिफिकेशन यानी शिनाख्त, यह जरूरी है, ठीक है, अभियुक्त गणों की,
क्योंकि साक्षी ये कहते हैं अननोन के खिलाफ मामला दर्ज है। साक्षी ये कहते हैं कि हमने मौके पर अभियुक्तगणों को अपराध करते देखा था और मौके सामने आने पर हम उन्हें पहचान लेंगे, लेकिन वैसे हम उन्हें नहीं जानते। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने कुछ लोगों को पकड़ लिया जिनके खिलाफ उसे एविडेंस मिले हैं, तभी तो पकड़ेगा, नहीं तो पकड़ कैसे लेगा भाई? विश्वसनीय इत्तला युक्ति संग, इसका मतलब एविडेंस तो मिला है, लेकिन साक्ष्यों से पहचानवाया जाना जरूरी है। अच्छा, जिस समय अरेस्टिंग उसने की उस समय हो सकता उसे ये न पता हो कि साक्ष्य मिल जाएगा, लेकिन ये तो संभव नहीं खैर, क्योंकि अरेस्टिंग आपने की है तो साक्ष्य तो मिला ही होगा। ठीक है, उन व्यक्तियों के खिलाफ तभी तो अरेस्टिंग हुई होगी। तो आपको क्या करना चाहिए? एवरी प्रिकॉशन, प्रत्येक वो सावधानी बरतनी चाहिए जो कि साक्षियों को उस अवसर से पूर्व जो उन्हें पहचानने के लिए अभियुक्तगणों को दिया जाएगा, उस अवसर से पूर्व अभियुक्तगणों को देखने का मौका देता हो। ऐसे प्रत्येक अवसर को उसे सावधानी से बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 107 इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ड्यूटी बाउंड है। काहे के लिए? टू फाइंड आउट द ट्रुथ। वो अभियुक्तगणों की दोष सिद्धि कराने के लिए नहीं है। इसीलिए यहां सवाल होते हैं, और पिक्चरों वगैरह तुमने देखा होगा कि आपने कि वो चेहरा ढांक कर लाया जाता है कोर्ट में। कई बार आतंकवादियों के मसले में यहां भी लाते हैं। वो ड्यूटी, हालांकि आज शिनाख्त परेड का बहुत मतलब नहीं बचा, क्योंकि शिनाख्त सुसंगत तथ्य साक्ष्य, भाई शिनाख्त का जो साक्ष्य है वो कोई कैसा साक्ष्य? सुसंगत, रिलीवेंट है, कंक्लूसिव प्रूफ थोड़ी है। धारा 9 कहती है कि वे सभी तथ्य जो पक्षकारों की या वस्तुओं की अनन्यता निर्धारित करते हैं, ठीक है, वे तथ्य सुसंगत हैं। केवल उन्हीं के आधार पर तो यह तय नहीं हो जाएगा कि साक्षियों ने पहचान लिया साहब ये दोषी है, ये तो नहीं होगा। साक्षी हो सकता झूठ बोलना, तो अन्य साक्ष्य भी मिलना चाहिए। इससे शिनाख्त का कोई बहुत मतलब नहीं बचा, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनमें अन्य साक्ष्य मिल रहा है और अभियुक्तगणों को साक्ष्यों ने भी पहचान लिया। अब इस बात का महत्व तो बढ़ जाता है। इसलिए प्रक्रिया जब बनाई जाएगी तो हर परिस्थिति को विचार में रखकर बनाई जाएगी। तो आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन परेड करानी चाहिए, या जब कराने की आपका मन हो तब आपको क्या क्या सावधानियां शुरुआत से बरतनी चाहिए, ताकि आइडेंटिफिकेशन परेड से जो साक्ष्य प्राप्त हो वो पूरी तरह विश्वसनीय हो और न्यायालय उस पर विश्वास करे। तो उसका तरीका यहां बता रहा है। कह रहा इन ऑल केसेस इन विच देयर आर लाइक्लीहुड दैट सस्पेक्ट विल एट एनी स्टेज हैव टू बी परेडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन बाय विटनेसेस। ठीक है ना? उन सभी मामलों में जिनमें यह संभावना हो कि किसी भी अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर साक्ष्यों की परेड, अभियुक्तगणों की परेड साक्ष्यों के समक्ष कराई जाने की आवश्यकता हो सकती है, उन सभी मामलों में द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट टेक स्टेप्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग of his investigation to ensure that the witnesses are given no opportunity of seeing the suspect before identification proceedings are held। तो बिल्कुल शुरुआत से ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो सभी सावधानियां लेनी चाहिए कि मामले के साक्षी आइडेंटिफिकेशन परेड कराए जाने से पूर्व अभियुक्तगणों को न देखें। ठीक है, क्योंकि अभी उनका दावा यही है कि हम पहचान लेंगे, तो पहले क्यों देखें? 20 लोग लाए जाएंगे उनके सामने आइडेंटिफिकेशन परेड में, पहचान लेना। ठीक है ना? तो आइयो शुरुआत से हमेशा ये सावधानी बरतें। तो जब कभी शिनाख्त का साक्ष्य अगर किसी मामले में आया, हमारे अभी एक मुकदमे में डकैती में था, तो एज ए डिफेंस लॉयर आपको पूछना चाहिए भाई जब तुमने गिरफ्तार किया था बापर्दा लाए थे, ठीक है भाई, आपने गिरफ्तार किया अभियुक्त को, तो अभियुक्त मिला दिल्ली में, साक्षी रह रहे शाहजहांपुर,
तो दिल्ली से आपने मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया होगा, क्योंकि लाने ले जाने में लगने वाला समय, ठीक है, वहां प्रस्तुत किया होगा, उसने रिमांड दिया होगा, फिर आप यहां लाए होंगे, यहां रिमांड हुआ होगा 167 में, फिर जेल गया होगा। यह सारा काम क्या बापर्दा हुआ था, यानी उसका चेहरा अभियुक्त का ढका हुआ था या नहीं? क्योंकि इन सभी अवसरों पर अभियुक्त को साक्षियों द्वारा देखे जाने की संभावना है, और अगर इन सभी अवसरों पर वो बापर्दा नहीं लाया गया था, अब पुलिस ऑफिसर कह देते हैं कि बापर्दा लाया गया, तो आपने जो ये लिख के पेपर आप लाए हो, इनमें तो कहीं नहीं लिखा है, आपको लिखना चाहिए बापर्दा हम ला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शिनाख्त अब हुई है, इसका साक्ष्य बहुत कमजोर हो गया, ठीक है ना। तो आपको कहता है कि वेरी बिगिनिंग आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए, सच प्रोसीडिंग शुड व्हेनेवर पॉसिबल be postponed until they can be held in the jail under the provisions of the manual of government orders and paragraph 31 of these regulations, for the due observance of which, as far as police are concerned, the public prosecutor will then be responsible. आपको शिनाख्त की कार्यवाही तब तक स्थगित रखनी चाहिए जब तक कि जेल में शिनाख्त कार्रवाई कराए जाने लायक तैयारियां आप न कर लो, जैसा पैरा 31 का वो शिनाख्त कार्रवाई से संबंधित है, ठीक है। और जो विधिक आवश्यकताएं हैं जब तक जेल में पूरी ना हो जाए तब तक आप शिनाख्त न करवाओ, यानी पुलिस लाइन में शिनाख्त करवा दी, थाने में करवा दी, ये नहीं, जेल में ही शिनाख्त करवाइए आप, ठीक है, जेल में ही करवाइए, प्रीफर इसको करिए। और जो जो पुलिस के कर्तव्य हैं शिनाख्त के मामले में वो पूरी तरह पूरे किए जाए, इसकी जिम्मेदारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है, ठीक है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड इंश्योर दैट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज फार एज पुलिस आर कंसर्न, ठीक है, वो डिस्चार्ज हों। व्हेन आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी हेल्ड इन द जेल्स owing to there being no sufficient evidence on which the suspect can be arrested for any other reason or any other reason, ठीक है। कहता है जब जेल में आइडेंटिफिकेशन परेड संभव न हो किसी भी कारण से, जिस समय हमने जेल भेजा उसके बाद उसकी निर्दोषिता के साक्ष्य मिलने लगे, ठीक है, तो शिनाख्त कोई खाली शिनाख्त के आधार पर तो किसी को न तो सजा दी जा सकती है ना अभियुक्त, क्योंकि वो तो सुसंगत है खाली। तो अगर जेल में किसी भी कारण से भले ही एविडेंस नहीं मिल रहा या अन्य कोई कारण है, नहीं हो सकती आइडेंटिफिकेशन परेड, तो आगे कह रहा है द इंस्ट्रक्शन रेफर टू एबव मस्ट बी एप्लीकेबल, the above must be followed by the investigating officer as they can be made applicable, ठीक है। कहता है कि अगर मानिए एविडेंस ही आगे निर्दोष का मिलने लगा तो बात ही खत्म हो गई, तब तो छोड़ ही दिया जाएगा, फाइनल रिपोर्ट जाएगी। लेकिन अन्य कोई कारण है जिस वजह से जेल में शिनाख्त नहीं हो सकती, कहीं बाहर मजबूरी में करानी पड़ रही, तो मजबूरी पूछिए भाई बाहर क्यों कराई थी, क्या मजबूरी थी बताओ, जेल में क्यों नहीं कराई, ठीक है। लेकिन अगर मजबूरी है तो बाहर भी करा सकते हैं, लेकिन वो सारे उपबंध जो शिनाख्त परेड के संबंध में लागू होते हैं लागू होंगे उस शिनाख्त परेड के संबंध में भी जो जेल के बाहर हो रही है। आगे कहता है अच्छा, इन सच केसेस द प्रोसीडिंग शुड टेक प्लेस बिफोर ए मजिस्ट्रेट, ठीक है, यानी शिनाख्त कार्रवाई मजिस्ट्रेट के समक्ष होनी चाहिए, as they would if they were held in the jails, or if no magistrate is available before two respectable and impartial persons who should be asked to satisfy themselves that the proceedings are fair both to witnesses and to accused. In any case of importance, when the magistrate is available to conduct identification proceedings not held in the jails, a gazetted officer should arrange to attend. यानी दो साक्षी होने चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष होना चाहिए, दोनों साक्षी इस बात को इंश्योर करें
कि शिनाख्त परेड दोनों के लिए निष्पक्ष हो। ठीक है, ये नहीं है कि साक्षी कहते हैं जिस समय हमने अभियुक्तगण को देखा था वो क्लीन शेव थे और यहां तुम खूब दाढ़ी मूछ बढ़ा करके और अभियुक्तगणों को खड़े कर दिए, नहीं पहचान पाएगा। तो तुम पार्शियलिटी कर रहे हो, इसका मतलब अभियुक्तगणों से मिल गए। ठीक है, और वही न तो उसके साथ अन्याय हो न उसके साथ, बिकॉज आपकी ड्यूटी यह है कि सत्य बाहर आए। तो जेल में तो मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी, और जेल के बाहर अगर हो रही है तो मजिस्ट्रेट जहां तक हो, नहीं मिल रहा तो पुलिस के का कोई राजपत्रित अधिकारी है इसके समक्ष हो। और दो आपके कौन हो, विटनेस। और 117 वस्तुओं के संबंध में, वस्तुओं की अनन्यता ये भी तो सुसंगत है, वस्तुओं की शिनाख्त ये भी तो होगी। ठीक है, एक ही मेक की बहुत सारी चीजें होती हैं, सही है, फिर भी 20 मोबाइलों में आप अपना मोबाइल पहचान लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चोरी की वस्तुएं हैं या अन्य आर्टिकल्स हैं जिन्हें आप पहचानने का दावा करते हैं तो आप वाकई पहचान सकते हैं, ऐसा ये असंभव नहीं है कि पहचान ही नहीं सकते। हाँ, ये भी है कि हो सकता न भी पहचान पाए, इसीलिए शिनाख्त का जो साक्ष्य है उसे सुसंगत बनाया है, कंक्लूसिव नहीं। तो अगर वस्तुएं या वस्तुओं की शिनाख्त होनी है तो प्रक्रिया क्या हो, वो 117 एक जैसी कई सारी वस्तुओं को मिला दिया जाएगा और फिर आपसे कहा जाएगा, यानी विटनेस से कहा जाएगा पहचानिए। कहता है इन द इंपॉर्टेंट केसेस द पर्टिकुलर प्रैक्टिस ऑफ हैविंग आर्टिकल्स ऑफ प्रॉपर्टी रिकवर्ड फ्रॉम सस्पेक्ट एंड सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन। ठीक है, अभियुक्त गणों से जो संपत्तियां बरामद हुई हैं जिनकी चोरी का होने का संदेह है, क्या किया जाएगा, मिक्स्ड अप with other articles of a similar nature when the property to shown that to the complainant for identification may often be followed with advantage। ठीक है, उन्हें एक जैसी प्रकृति की अन्य चीजों के साथ मिला दिया जाए और फिर कंप्लेनेंट से कहा जाए पहचानिए। जब ऐसा होगा तभी इसका कुछ मतलब, इस आइडेंटिफिकेशन का कोई मतलब होगा, अन्यथा बेकार की बात है। अच्छा, इन सच केसेस प्रिकॉशन शुड बी टेकन similar to those laid down for observance in the case of identification parades of the accused person. The person before whom the identification is held must be above suspicion, and it will be essential to prove that neither the property suspected nor that with which it has been mixed could have been seen by the witnesses beforehand। वो कहता है कि वो सारी सावधानियां जो व्यक्तियों की शिनाख्त परेड के संबंध में लागू होती, यहां भी उनका ध्यान रखा जाएगा। मीनिंग देयर बाय, इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जो वस्तुएं हैं जिनकी शिनाख्त होनी है, ये जिनसे उन वस्तुओं को मिक्सअप किया जाना है, उन दोनों में से कोई भी वस्तु साक्षी पूर्व में न देखे, जब तक कि आइडेंटिफिकेशन न हो तब तक न देखें, क्योंकि आपने वो चीजें दिखा दी जिनसे मिक्स करेंगे तो बस साक्षी कहेंगे ये वाली नहीं है, ये वाली है, और आपने वही दिखा दी तो बस यही है। पर्पस तो दोनों में सॉल्व हो जाएगा और आइडेंटिफिकेशन परेड एक इंपार्शियल पर्सन के समक्ष हो, बस इतनी ही अपेक्षा है वस्तुओं के संबंध में की गई है और बाकी नहीं। ठीक है, और गवाह तो रहेंगे क्योंकि वो सब चीजें जब लागू होंगी, वो सब सावधानियां ली जाएंगी, तो साक्षी रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, फिर कहता है विकृत व्यक्ति 118, ये पूरा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को ये सलाह दी गई, सलाह तो ना कहें क्योंकि कानून सलाह नहीं देता है, कानून तो आदेश देता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह मालूम होना चाहिए
कि अगर कोई ये कह रहा है कि चित्त विकृति इसके कारण से, आज ठीक है, आज ठीक है, लेकिन जिस समय घटना हुई थी उस समय वो कार्य का विधि विरुद्ध या दोषपूर्ण होना ये जानता ही नहीं था। तो और चलिए वो आज ऐसी दशा में है, लेकिन उस क्षण भी ऐसी दशा में रहा होगा ये भी कोई जरूरी नहीं। चलिए इन्वेस्टिगेटिव अफसर को एविडेंस मिल रहा है कि या तो आज या प्लेस ऑफ ऑकरेंस के समय है, बल्कि आज तो नहीं, उसी समय जब अपराध करना कथित है। कोई व्यक्ति चित्त विकृति का फायदा पाने का हकदार है, यानी जनरल एक्सेप्शन से गवर्न हो रहा था, तो भी वो इस बात पर कोई निर्णय खुद नहीं करेगा। सारा मसला, सारा एविडेंस कोर्ट को रेफर करेगा और कोर्ट ही इसको तय करेगा। ये 118 में उसने कहा, when it is established that a person has committed an act which would be a cognizable offense if done by a person in a second state of mind, it is not for the police to determine whether a defense can be made out on the ground of insanity. ये पुलिस ऑफिसर डिसाइड नहीं करेगा कि पागलपन के आधार पर कोई बचाव निर्मित होता है या नहीं। ठीक है, दिस पोजीशन विल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। The accused should be sent for trial and his mental condition should be mentioned in the diary. आप अन्वेषण की डायरी में स्वर्ग की जो मानसिक दशा है उसके बारे में उल्लेख करें। शेष सब कुछ तय करने का काम न्यायालय का है, आप नहीं तय करेंगे। आगे कहता है 119 में 164 रिकॉर्ड हुआ कन्फेशन, 164 पे कन्फेशनल स्टेटमेंट, जो अब सीआरपीसी में 183, वो बीएनएसएस में 183 हो गया। 183 बीएनएसएस या 164 सीआरपीसी, उसमें कन्फेशनल और अदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स में आल्सो भी रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे उसे विचारण की अधिकारिता हो और चाहे न हो। कब कर सकता है? विचारण से पूर्व, चाहे जांच चल रही हो और चाहे विवेचन, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ये चलनी चाहिए, विचारण नहीं चलना चाहिए। विचारण चल रहा है तब 164 में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, या 183 में रिकॉर्ड नहीं होगा। ड्यूरिंग ट्रायल नहीं लिखा है वहां, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ये लिखा है। ठीक है, तो कहता है व्हेन ए कन्फेशन इज टू बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कन्फेशन है, संस्वीकृति है। और संस्वीकृति की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है कि इतने तथ्यों का स्वीकार करना जिससे क्या हो, सुरक्षित ढंग से दोष सिद्धि की जा सके। ये डेफिनेशन भी बहुत बार नहीं पता होती है। अभी एक गाड़ी सीज कर दी पुलिस ने। पुलिस का आरोप यह है कि इस गाड़ी के कोई पेपर नहीं थे हमारे पास। ठीक है, मतलब अक्यूज पर्सन पर आरोप था कि वो गौमांस लादकर ले जा रहे थे। ठीक है, जिस गाड़ी पर अभियुक्तगण थे उस गाड़ी पर कोई भी पेपर नहीं थे। ठीक है ना, मांस अलग, ठीक है, उस पर है, वाहन पर। पुलिस ने इसको सीज कर दिया 207 में। तो वकील साहब रिलीजिंग लाए थे, ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोर्ट हमारे साहब ये कह रहे थे, कह रहे भाई रिलीजिंग आप कराओगे, 207 लड़ते घूमोगे, 207 में होना क्या है? 207 में एक पेपर ही तो नहीं है गाड़ी के, यही तो पुलिस का कहना है। जुर्माना दे दीजिए, खत्म करिए इसको, उसको लड़ते रहिएगा। तो वकील साहब का कहना यह था कि अगर हमने ऐसा किया तो कन्फेशन माना जाएगा। ठीक है, कन्फेशन माना जाएगा। और इसी बात से मेरा विरोध था कि कन्फेशन कैसे माना जाएगा। अरे भाई यही तो पुलिस कह रही है कि इस गाड़ी के पेपर नहीं थे और आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ इस गाड़ी के पेपर नहीं थे, हम जुर्माना दिए देते हैं। आपने ये तो स्वीकार नहीं किया कि मांस वाला जो वाहन है वो हमारा है।
आपने ये भी स्वीकार नहीं किया कि मांस वाले वाहन से हमारा कोई संबंध है, तो मांस के लिए आप दायित्व के अधीन कैसे आ जाएंगे? वो तो आप कन्फेस नहीं कर रहे। हां, ये एडमिशन है क्योंकि आपकी प्रेजेंस आ रही है, ठीक है, ये एडमिशन है। और क्रिमिनल में नियम यही है कि हम ऐसा कुछ भी ना एडमिट करें जिससे हमारे मुवक्किल को नुकसान हो जाए। तो ये ठीक है कि उन्हें एडमिट नहीं करना चाहिए और ना उन्होंने किया, लेकिन जो बात की शुद्धता है वो नहीं, कन्फेशन नहीं है, ये एडमिशन है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रेजेंस तो आ जाएगी, क्योंकि आपने ये तो मान लिया कि आपकी गाड़ी वहां थी। यहां तक तो पुलिस की बात ठीक है, ठीक है। तो आपको चीजों को एकदम ठीक रूप में जानना चाहिए। तो कहता है एवरी कन्फेशन विच ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी विशेस टू मेक शैल बी रिकॉर्डेड बाय द हाईएस्ट मजिस्ट्रेट अदर नीचे पढ़ने लगे 164 of the Code of Criminal, the magistrate should be asked to put questions to the person making it with a view to eliciting as many details as possible by which its truth can be verified. तो ये तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, वहां भी लिखा है बीएनएसएस और सीआरपीसी में भी, कि जब भी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाएगा तो मजिस्ट्रेट ये इंश्योर करेगा कि कन्फेशनल स्टेटमेंट वॉलंटरीली यानी स्वैच्छिक ढंग से दिया जा रहा था। यहां भी पैरा में लिखा है, तो कोई खास बात नहीं। आगे कहता है अनलेस इंडिपेंडेंट कार्बोरेटिव विटनेस कैन बी ऑब्टेन्ड of its truth in material particulars, it will be the little use in court. The primary use of due confession is to be determine the future line for the investigation. यानी ये तो कहा ही एविडेंस एक्ट में सेक्शन 25 में कि द कन्फेशन बिफोर पुलिस विल बी इनएडमिसेबल। ये तो कहा ही कि कन्फेशन बिफोर पुलिस अग्राह्य है। और आगे देखें, निष्पक्ष विचारणों को सुनिश्चित करने के लिए पैरा 119 क्या अधिनियमित कर रहा है। पैरा 119 कहता है कि नो डाउट द कन्फेशनल स्टेटमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है। और यह भी ठीक है, यहां ड्यूटी रखी है मजिस्ट्रेट के ऊपर, और हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि मजिस्ट्रेट, या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मजिस्ट्रेट कानून का पालन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां यह भी लिखा कि मजिस्ट्रेट ये इंश्योर करेगा कि स्वैच्छिक संस्वीकृति अभियुक्त के द्वारा की जा रही है या नहीं, वेरीफाई करेगा फैक्ट्स को। और उसके बाद कहा इसके बाद भी जब कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाएगा तो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर क्या करेगा, ये समझे कि ये कन्फेशन भी न्यायालय में बहुत सीमित साक्ष्यिक मूल्य का होगा और इसके आधार पर वो इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय करे। यानी अभियुक्त ने स्वीकार कर लिया, हाँ फला फला के साथ हमने ये कत्ल किया, तो फला फला का स्टेटमेंट लें, ठीक है। इस जगह पे हुआ था, उस जगह पे जो लोग मौजूद रहे हो, उस जगह पे कोई सीसीटीवी कैमरा हो तो वो देखे, इन लोगों के पास मोबाइल हो तो इनकी सीडीआर से लोकेशन निकलवाएं कि वहां पर थी नहीं थी। केवल ये ना मान ले कि अब तो इनने कन्फेशनल स्टेटमेंट कर ही लिया, अब तो क्या बात ही खत्म हो गई, ठीक है। ये नहीं, यानी कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर पुलिस इज इनएडमिसेबल, ये तो है ही है, लेकिन कन्फेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट इट इज आल्सो ए वेरी लिटिल वैल्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, ठीक है, प्रोबेटिव वैल्यू, साक्षिक मूल्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसका भी मूल्य बहुत ज्यादा नहीं, और इससे भी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को सिर्फ एक दिशा तय करनी चाहिए, ऐसी कानून की अपेक्षा है, ठीक है ना। अब पुलिस हिरासत में कहते हैं ना, वहां 26 ऐसा है, शायद पुराने एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति के बिना, ठीक है, अभियुक्त ने अगर कोई संस्वीकृति की है पुलिस हिरासत में तो वो अग्राह्य है, यानी मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में हो सकती है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में जब होगी तो आपका पैरा 120 ये प्रक्रिया देगा, ठीक है ना। कहता है एवरी कन्फेशन विच ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी विशेस टू मेक, अगर पुलिस कस्टडी में
कन्फेशन करने का विचार उसका है, ठीक है, shall be recorded by the highest magistrate other than the district magistrate who can be reached in a reasonable time। तो जो सबसे हाई क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसी को आप बुलाएंगे अदर देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी एडीएम हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं। ये ओनली मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली इंपावर्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट आर ऑथोराइज्ड टू रिकॉर्ड कन्फेशन। ठीक है, यानी पुलिस हिरासत में जो कन्फेशन, ये 1860 में बना हुआ है, चेंज होना चाहिए। अब तो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का रहता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट यहां पे आ जाना चाहिए, नहीं आया है, लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो हाई क्लास के होंगे वही आएंगे। ठीक है, कन्फेशन इन इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ डकैती एंड इन अदर सीरियस केसेस व्हेनेवर पॉसिबल शुड बी रिकॉर्डेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर पुलिस हिरासत में रिकॉर्ड होना है और मामला इन अपराधों का है तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ स्टैंडिंग, प्रीफरेबली द ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विदाउट रिकॉर्ड टू द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द केस अकर्ड। इससे मतलब नहीं है कि कहां अपराध हुआ, क्योंकि विवेचना की ताकत तो किसी भी पुलिस ऑफिसर को हो सकती है। दिल्ली में जो अपराध हुआ उसकी विवेचना की ताकत यहां हो सकती है। तो ये नहीं कि जहां अपराध हुआ वहां का हाईएस्ट मजिस्ट्रेट आप बुलाते घूमो पुलिस हिरासत में किए गए कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, यहां का ही पर्याप्त है। तो 120 आपका प्रक्रिया बता रही है किसको, पुलिस हिरासत में इन्वेस्टिगेशन को, वो सॉरी पुलिस हिरासत में कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का। अब 121, अगर पुलिस रिमांड चाहती है, पुलिस कस्टडी रिमांड, आपको पता है कि 167 जो अब कितना हो गया 187 बीएनएसएस, इसमें जब भी गिरफ्तारी होगी और अभिरक्षा के निर्धारण के लिए अभियुक्त को कहां उपस्थित किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो मजिस्ट्रेट उसकी अभिरक्षा का निर्धारण कर सकता है और किसी भी अभिरक्षा में अभियुक्त को भेज सकता है, वो पुलिस कस्टडी भी हो सकती है। और एक बार में कितना, 15 डेज। ठीक है ना, यानी पुलिस अभिरक्षा एक बार में कितनी हो सकती है, अधिकतम 15 दिन। और टोटल ये कितनी, 60 और 90 दिन। ठीक है, कहां अभिरक्षा ही जाता है, जेल कस्टडी में भी जा सकता है और फर्स्ट 15 डेज में पुलिस कस्टडी में भी जा सकता है, लेकिन एक बार में 15 दिन, अधिकतम 90 और 60 दिन, ऐसा करके वहां 187 बीएनएसएस या 167 उसमें लिखा है। आपसे प्री में ये भी सवाल होता है कि पुलिस अभिरक्षा अधिकतम कितने दिन की होती है, तो कितने दिन की हो सकती है, तो 15 दिन। इसका उत्तर है 90 और 60 नहीं। ठीक है, एक बार में कितने दिन की हो सकती है, अधिकतम 15 दिन। ठीक है, उसे फिर बढ़ाया जाएगा, फिर बढ़ाया जाएगा, जो मैक्सिमम हो सकता है वो 90 और 60 है। एक बार में कितने दिन, 15 डेज। ठीक है, ये और पुलिस अभिरक्षा वो तो 15 डेज ही हो सकती है, उसके बाद तो जुडिशियल कस्टडी जाएगी। ठीक है, तो आपका पुलिस कस्टडी रिमांड अगर आप चाहते हैं, यानी आईओ चाहता है, तो उसे कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा और कब उसे अप्लाई करना चाहिए, इसका संबंध में 121। अभी कानपुर में परसों नरसों का किस्सा है, कोई बड़े उद्योगपति के लड़के से कुछ हो गया, कार आर लड़ गई, जाने क्या हुआ। तो मजिस्ट्रेट के यहाँ जो रिमांड अप्लाई किया गया था, उसे उत्तर प्रदेश स्तर के पत्रकार बड़ा डाल रहे थे उस पर, मजिस्ट्रेट ने वो रिजेक्ट किया था रिमांड। अगर आपको 121 पता हो तो रिजेक्ट होना ही चाहिए, वो कोई खास बात ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ रिमांड टू पुलिस कस्टडी शुड नॉट बी अप्लाइड, ठीक है, फॉर आर गिवन अनलेस द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन is able to show definite and satisfactory grounds। वो कह रहा कि न तो अप्लाई करना चाहिए और न देना चाहिए जब तक कि पुलिस अधिकारी कुछ निश्चित आधार प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है कि वो क्यों रिमांड चाहता है। ठीक है, आप कुछ तो बताओ
कि हम अभी का हमने बयान दिया, उसने हमें ये बताया है कि फला जगह पर हमने मर्डर वीपन छुपा रखा है, या कुछ ऐसी बात है जो हमें रिकवर करना है, कुछ तो बताओगे आप। काहे दे दें हम आपको अभियुक्त को? आप लाए, हमने 24 घंटे में गिरफ्तारी करके हमने देखा गिरफ्तारी 10,000 रुपए हम भेज रहे हैं जुडिशियल कस्टडी में। आप चाहते हो पुलिस कस्टडी, तो आप बताओ क्या जरूरत है आपको? अभियुक्त सरेंडर हुआ है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें अभियुक्त से ही पूछताछ होनी है, उनका वो विषय ऐसे जिनमें अभियुक्त ही जानकारी दे सकता है, और वो सरेंडर हो गया, यानी न्यायालय में उपस्थित आत्मसमर्पण उसने कर दिया। और वो धारा 44 ही तो है जिसमें मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की ताकत, उसके अनुसार मजिस्ट्रेट ने उसे अभिरक्षण ले लिया। अब सवाल यह है कि आप आइए बताइए कि भाई ये चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन में, ये बिंदु आए, और इन बिंदुओं पर रोशनी इन्हीं से पूछताछ से पड़ सकती है। इसलिए साहब हमें पुलिस कस्टडी रिमांड चाहिए। आप कुछ बता ही नहीं रहे, और आप कहते हैं पुलिस कस्टडी रिमांड दे दीजिए, क्यों दे रहे? ठीक है, यही वो कह रहा है, not be applied for or given unless the officer making the investigation is able to show definite and satisfactory ground। और उसमें क्या था कानपुर वाले में, ऑफेंस बेलेबल, और आपको पुलिस कस्टडी रिमांड मांग रहा है। जब ऑफेंस बेलेबल है तो मजिस्ट्रेट उसे किसी भी अभिरक्षण भेज ही नहीं रहा। भाई मजिस्ट्रेट उसे जुडिशियल कस्टडी में ले ले। अब आपकी दिक्कत शुरू हुई कि जेलर कहेगा हम कहे तुम्हें ले जाने दें, जुडिशियल कस्टडी में है वो, न्यायालय कहे कि ले जाओ, ठीक है। तब आपकी दिक्कत शुरू हुई, तब आप हमसे रिमांड मांगो। हमने तो जमानत दे दी, छोड़ दिया, आप जाओ ना, तुम्हारे पास तो 160 की ताकत है ही, तुम जिससे चाहो बुला सकते हो पूछताछ के लिए, तो बुलाओ ना उसे, पूछो। और अगर आप कहते हो कोई इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं तो वो तो आप पूछ सकते हो, यानी जिससे अभियुक्त पर दोष लगता हो। उत्तर देना उसके लिए जरूरी नहीं है, वो चुप रहेगा। पूछ तो आप सकते ही हो। अगर हम पुलिस कस्टडी दे दें तो अभी तुम पूछोगे ही ज्यादा, फिर वो चुप रहेगा तो क्या फायदा। इसलिए जब ऑफेंस अवेलेबल है तो हम जमानत दिए दे रहे हैं, जाओ ले लो जाके। इसीलिए उसमें उन्होंने रिमांड रिजेक्ट कर दिया। तो 121 कहता है कि आप डेफिनेट आधार शो करेंगे। A general statement that the accused may be able to give further information should not be accepted। आपकी ये बात स्वीकार नहीं की जाएगी, मीनिंग देयर स्वीकार नहीं करनी चाहिए न्यायालय को कि आप सामान्य क्रम में लिखे दे रहे हैं कि साहब उनकी हमें पूछताछ के लिए जरूरत है। काय के लिए जरूरत है, बताओ क्या पूछताछ करनी है, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट नहीं चलेगा। Applications for remand to police custody must be made through the superintendent of police or gazetted officer in charge of the subdivision and may be addressed only to magistrate of the status required by section 167 of the Code of Criminal Procedure। एसपी या जो आपका एसडीएम है उन्हीं के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशंस पेश की जाएंगी। सस्पेक्ट मस्ट नॉट बी मेड over by the police to जमींदार or other non-officials for the purpose of inducing confessions। आप पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर, अब जमींदार तो रहे ही नहीं, लेकिन अन्य किसी को नहीं सौंपेंगे, इस बात का सिर्फ इतना ही मतलब है, आप अपने आप ही पूछताछ करेंगे, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये 121 जो पुलिस कस्टडी रिमांड के बारे में बात कर रहा था। अब 122 आप पैरा खुद पढ़ लेंगे, मोटी मोटी बात हम बताए दे। प्रिकॉशनरी ये पैरा बनाया गया है। 167 कह रही है कि मैक्सिमम टाइम आपके पास 2 महीने या 3 महीने ये है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन नाक पर दिया जलाकर नहीं बैठना चाहिए कि हम 2 महीने इंतजार करते रहे। इसलिए यहां पुलिस रेगुलेशन का पैरा नंबर 122 ये कहता है कि आप क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन उन मामलों में जहां 2 महीने प्रोवाइड, यानी 10 साल से कम जिनमें सजा है, उनमें कंप्लीट करेंगे 1 महीने में।
ठीक है, उनमें कंप्लीट करेंगे 1 महीने में। और जिनमें 10 साल या उससे ऊपर सजा है, यानी जहां इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए 90 दिन है आपके पास, वहां आप कंप्लीट करेंगे 2 महीने में, 4 वीक और 8 वीक। दिस इज द टाइम allowed for the completion of investigation according to police regulation. And if you have not completed the investigation within this period, तो यहां क्या कहा उन्होंने कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रत्येक वर्ष के, ठीक है, क्वार्टर में, यानी 4 महीने, 4 या 12, 3 ही क्वार्टर तो होंगे, ठीक है, प्रत्येक वर्ष का जो क्वार्टर समाप्त होगा उससे 1 महीने की अवधि के भीतर, यानी कुल मिलाकर तो सबसे पहली जरूरत तो उन्होंने बताई है कि एसपी एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात से अवगत कराएंगे कि कितने मामले हैं जिनमें विवेचनाएं 4 सप्ताह या 8 सप्ताह में कंप्लीट नहीं की गई, यानी भले ही 60 दिन और 90 दिन में कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर भी कितनी नहीं हुई ये आप बताएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और कारण भी लिखेंगे क्यों नहीं हुई, उन लोगों से पूछ के जिन्होंने नहीं की। ये सूचना आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेजेंगे। और अगर जितनी जल्दी आप नहीं भेजे तो भी किसी भी सूरत में जब पहला क्वार्टर समाप्त होगा और 1 महीना बीत गया, यानी 4 महीने खत्म हो गए साल के और 1 महीना और बीत गया, तो कहता है जैसे ही 4 महीने खत्म होंगे साल के, तो उस 1 महीने के भीतर तो आवश्यक तौर पर, मतलब 5वें महीने में तो आपको हर कीमत पर भेजना ही भेजना है। इसके अलावा जब भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, हर कीमत पर 1 क्वार्टर समाप्त होने के बाद जो आएगा 5वां महीना, दूसरा क्वार्टर समाप्त होगा तो कौन सा आएगा 7वां महीना, ठीक है, और तीसरा क्वार्टर समाप्त होगा तो आएगा 13वां महीना, ठीक है, ऐसे आएगा। या ऐसे गिन लो, हर क्वार्टर समाप्त होने के बाद जो अगला 1 महीना आएगा उसमें तो हर कीमत पर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात से अवगत कराना है कि कौन से कारण रहे जिनकी वजह से इन्वेस्टिगेशन 2 महीने या 3 महीने में कंप्लीट नहीं हुई, ताकि बेल ना मिल पाए 167(2) में, ठीक है। वो तो जब 3 महीने और 60 दिन होंगे ना, यहां 1 ही महीने या 2 महीने में, ठीक है, वो होने लगेगा। और स्पेशल रीजन साइड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भेज देंगे डीआईजी को, आईजी को, फिर जाएगी स्टेट गवर्नमेंट तक वो। इसीलिए पुलिस वहां क्राइम मीटिंग जब होती है तो कहते हैं कि इतनी विवेचना पेंडिंग, और बड़ी डांट पड़ती है कि कुछ नहीं, कंप्लीट करो कंप्लीट करो। अच्छा, और अगर एक में भी ऐसी दशा आ गई कि डिफॉल्ट बेल मिल गई तो डिफॉल्ट बेल तो मिल जाएगी, मुलजिम को जे मिस्टर, इनका काम 35 हो जाएगा, क्योंकि ये सूचना अकॉर्डिंग टू सेक्शन वो पैरा 122 स्टेट गवर्नमेंट तक जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट पुलिस की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, आपके ऊपर एक्शन होगा कि क्यों लेट कैसे हुआ, इसका मतलब मुझे मिले हुए थे अभी पकड़ने से क्या, और अगर नहीं मिले थे, कोई वाकई स्पेशल रीजन था तो बताओ, तब ठीक है, तब तो फिर 167 है ही है कि इन्वेस्टिगेशन कब चलती रहेगी और साहब अभी उसको बेल दे देंगे, वो बात अलग है। लेकिन यू मस्ट पुट फॉरवर्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ योरसेल्फ, ताकि ये देखा जा सके कि ऑन द पार्ट ऑफ यू इज देयर एनी नेग्लिजेंस, क्या कोई उपेक्षा थी, आर यू हैव मेड ए कल्यूजन विद द अक्यूज, आपने कोई दुर्विसंधि कर ली थी, बात क्या थी, क्यों नहीं गया मामला, ठीक है, निर्धारित अवधि में 4 महीने, वो 4 सप्ताह या 8 सप्ताह की, तो ये 122, अब तो इसमें कुछ नहीं बच रहा, 123-24 ये हो जाएगा। और कल हम लोग इसके साथ साथ पंचनामा यानी इंक्वेस्ट, इस पर भी बात करेंगे। और जो कहा है 124 क्यों, अरे 174 सीआरपीसी, और अब होगा 194 बीएनएसएस, ठीक है।
कि मृत्यु परीक्षा पुलिस ऑफिसर करेगा, किन मामलों में करेगा ये वहां लिखा है, और उन मामलों में करेगा तो कैसे करेगा, और इसी को इंक्वेस्ट की कार्रवाई को पंचायतनामे की कार्रवाई कहा जाता है। ठीक है, ये कैसे होती, और पंचायतनामे कार्रवाई इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलेगी तो भी पंचायतनामे कार्रवाई होगी, और पुलिस को इंफॉर्मेशन ना मिले, पुलिस को इंफॉर्मेशन ना मिले मीनिंग देयर बाय फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यानी एफआईआर की सूरत में, एफआईआर की सूरत में इंफॉर्मेशन मिले कि फलाने ने अपराध किया हत्या का, तो भी इंक्वेस्ट की कार्रवाई होगी, मृत्यु समीक्षा की जाएगी। या पुलिस को लावारिस लाश पड़े होने की सूचना मिले, यानी एफआईआर की सूरत की सूचना उतना ही मिली है, लावारिस लाश की मिली है। ठीक है, और लावारिस लाश दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी जानवर के कारण कुछ भी हो सकता है, तो भी वो इंक्वेस्ट कराएगी। ठीक है, लेकिन अगर एफआईआर के आधार पे हुई है तो इंक्वेस्ट पर लिखा होना चाहिए मुकदमा अपराध संख्या सच एंड सच, भाई एफआईआर तो दर्ज हो गई। और अगर सिर्फ सूचना के आधार पर की गई है तो एफआईआर नंबर नहीं होगा। ठीक है भाई, वो तो एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। अब पंचायतनामे से और एफआईआर टाइमली दर्ज हुई या सोच समझकर बहुत समय बाद दर्ज कराई गई, ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सोच समझकर बहुत समय बाद दर्ज कराई गई तब फिर उसके झूठ होने की संभावना बढ़ गई। क्यों सोच समझ रहे थे आप, कोई कारण बताइए। तो कई बार यह होता है कि पंचायतनामे पे मुकदमा अपराध संख्या नहीं पड़ा है, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन का कहना यह है कि हमें एफआईआर दर्ज कर ली थी हमने, फिर हम पुलिस समीक्षा, ठीक है, मृत्यु समीक्षा के लिए गए, तो फिर इस पे क्यों नहीं पड़ी है ये महत्व का सवाल हो जाता है। तो पंचायतनामे की प्रक्रिया क्या होगी, मृत्यु समीक्षा की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी कल बात करेंगे हम लोग, देखें।